हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ओ लेवल के मॉड्यूल 1 M1R5 के लेक्चर 5 में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटरों की पीढ़ियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से जो कंप्यूटर पहले हुआ करते थे उनकी कंपैरिजन अब हम आज के कंप्यूटर से करेंगे। तो यार, कंप्यूटर के डेवलपमेंट की कंप्लीट स्टडी करने के लिए इसे जनरेशन में डिवाइड किया गया है। अब भाई कंप्यूटर, जब हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अभी पढ़ रहे थे तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, किस तरीके कौन सा कंप्यूटर कब बना और सबसे पहले हम किस कंप्यूटर का यूज़ करते थे गणना करने के लिए। अब भाई जब इतने सारे कंप्यूटर इन्वेंट होने लगे तो उनको पढ़ना समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो इनकी पूरे तरीके से पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इनको जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया, यानी उनकी पीढ़ियों को बांट दिया कि सबसे पहले कौन सी पीढ़ी यानी कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, फिर कौन से जनरेशन के। तो इन सबको हमने जनरेशन में डिवाइड कर दिया। जनरेशन के द्वारा हम कंप्यूटर के स्टार्टिंग डेज से लेकर आज तक के डेवलपमेंट को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। भाई क्या हुआ कि अब स्टार्टिंग डेज से जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए तो हम तब से लेके अब तक के जो कंप्यूटर बने हैं उनको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इनको जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पुराने कंप्यूटर में कौन कौन सी मशीनें यूज़ हुआ करती थीं और अब जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और मशीन यूज़ होती हैं, ये सारी बातें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक में करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, यानी कि पहले जनरेशन के कंप्यूटरों की अब हम लोग बात करेंगे। तो पहले जनरेशन की कंप्यूटर 1945 से 1954 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने हैं उन सबको हमने किस में रख दिया, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ़ोटो कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो कितने साइज़ में बड़े हुआ करते थे और इनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था वो थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमें इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे क्योंकि इनमें हज़ारों संख्याओं में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। इसका यही मतलब है कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे जितने ही ये कंप्यूटर बड़े आकार में हुआ करते थे, क्योंकि इनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब जुड़े होने के कारण हीट प्रोड्यूस करते थे, यानी कि जब इसमें वैक्यूम ट्यूब जुड़े रहते थे तो इसकी वजह से ये क्या करते थे, गर्मी को उत्पन्न करते थे, यानी कि हीट को प्रोड्यूस करते थे। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें गणना हो पाती थी। इसी इसी जो जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती थी। किस लिए? कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि गणना करने के लिए। ये उस टाइम के फास्टेस्ट प्रोसेसर थे। अब भाई कोई और तो कंप्यूटर थे नहीं उस समय, तो उस समय के अगर किसी को फास्टेस्ट कंप्यूटर या फास्टेस्ट प्रोसेसर वाले कंप्यूटर कहा जाता था तो वो पहली जनरेशन के कंप्यूटरों को कहा जाता था, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन जो थी वो काफ़ी जल्दी होने लगी। अब भाई कंकड़ पत्थर से गिन के करोगे और इसके बाद अगर आप किसी मशीन से करोगे तो जल्दी ही प्रोसेस होगी। आप कंकड़ पत्थर जो है वो गिनते रह जाओगे और मशीन जो है वो कैलकुलेशन करके आपको दे देगी। इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ होता था। बाइनरी लैंग्वेज तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज को अभी आप केवल सिंपल भाषा में 0 और 1 समझ लीजिए। आगे जब इसका यूज़ आएगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो अभी बाइनरी लैंग्वेज से केवल इतना समझ लीजिए कि 0 और 1 क्या होते हैं, हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। अगर पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ENIAC, दूसरा है EDSAC, तीसरा है EDVAC और चौथा है UNIVAC। इनके फुल फॉर्म हम दो के पहले ही बता चुके हैं, और ये दो जो EDSAC है इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और दूसरे का है EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस पूरे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको केवल एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो है कि इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का। तो यार अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। 1955 से 1964 के बीच में जितने भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं या जितने भी कंप्यूटर बने हैं उनको हमने
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की कैटेगरी में रख दिया है। इसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर किस प्रकार का दिखता होगा, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर दिखते थे। तो अब बात करते हैं थ्योरी की। तो इसमें लिखा है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में अच्छे थे और इनका जो साइज़ था वो पहली जनरेशन की तुलना में स्मॉल हो गया था। अब भाई किसी चीज़ को अगर अपडेट किया जाए तो उसमें कई सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो इसी प्रकार से पहली जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अपडेट किया होगा। तो क्या हुआ कि वो पहली जनरेशन के कंप्यूटर से तेज कार्य करते थे और फिर इनका साइज़ भी छोटा हो चुका था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अब वैक्यूम ट्यूब को हटा के इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, जिनसे इनका साइज़ जो है वो छोटा हो गया था और कैलकुलेशन भी फास्ट होने लगी थी। और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था, यानी कि अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर करने की व्यवस्था थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी और मैग्नेटिक टेप में यहाँ पर डेटा को स्टोर कराया जाता था। और प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज और कोबल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। देखो यार, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग मतलब एक ही बात है। अगर आप पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए या कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए हमें बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है। ऐसे नहीं जो हमें दिखता है वो बिल्कुल आसानी से बन जाता हो, उसके पीछे कई सारी लाइंस लिखनी पड़ती हैं, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। और वो जो लाइन जिस चीज़ से लिखी जाती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, आगे जब हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमें ये बातें समझ में आएंगी। तो इसमें क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज और कोबल लैंग्वेज का यूज़ करके इसको प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कम पावर कंज्यूम होता था, यानी कि पहली जनरेशन पावर ज़्यादा लेता था और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। अब इसमें क्या होता है कि पावर भी ये कम लेता है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है, यानी कि हीट भी कम यानी कि गर्मी भी कम देता है। ठीक है, क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टर्स फिट थे। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े कम पैसों में आते थे। अब वो इतने महंगे हुआ करते थे क्योंकि उनमें कांच के वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुआ करते थे और इनमें ट्रांजिस्टर लगे होने की वजह से पैसे कम लगते थे। इसको ख़रीदना, इसको बनाना थोड़ा सा आसान होता था और कह सकते हैं कि कम पैसों में काम अपना हो जाता था और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। अब भाई पहली जनरेशन में क्या होता था कि इनको ले जाना थोड़ा सा कठिन होता था। अगर एक कमरे में फिट हो गए तो फिट हो गए, इसके बाद इसको थोड़ा सा असेंबल और डिसेंबल करना कठिन होता था। लेकिन सेकेंड जनरेशन के जैसे ही कंप्यूटर आए तो इनको एक जगह से दूसरी जगह आप थोड़ा सा मुश्किल होगी ले जाना, लेकिन इतना नहीं होता था कि पहली जनरेशन से अगर तुलना करके देखें तो ये ज़्यादा पोर्टेबल थे और आसानी से कहीं और ले जाके लगाए जा सकते थे। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो IBM 1401, IBM 7090, IBM 1620 इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यार अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की, जो कि 1964 से 74 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने हैं उनको हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में रख दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस प्रकार के दिखते होंगे और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ होती थी। तो बता दूं मैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का प्रयोग इन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में होने लगा था, या हम कह सकते हैं कि इनका यूज़ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग करने लगे थे। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा था। मतलब कि अब इसमें क्या होने लगा था, ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया, थोड़ा सा अपग्रेड किया इसको और IC का प्रयोग हम लोग इसमें करने लगे थे। डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया। अब भाई जब इतनी तेज़ कैलकुलेशन सब कुछ होने लगा था तो कहीं ना कहीं अब हमें डेटा को स्टोर भी तो कराना था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ डेटा को स्टोर कराने के लिए हम लोग करने लगे थे। और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का यूज़ होने लगा था और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग होने लगा था। भाई यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का भी यूज़ होने लगा था। हमें कोई भी इनपुट देना है कंप्यूटर के अंदर तो कीबोर्ड और माउस का यूज़ होने लगा था और आउटपुट के लिए हमें मॉनिटर का हम लोग इसमें यूज़ करने लगे थे। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL कोबल फोटोन बेसिक का यूज़ होने लगा था। यहाँ पर हम लोग जब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं।
तो अभी सिर्फ हमें केवल इतनी बात जाननी है कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि कोबल है, फोरटॉन है, बेसिक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इन प्रकार की लैंग्वेज इसमें यूज़ होने लगी थी। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो IBM 360, PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेस, IBM 370 या IBM 168, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन के। तो यार अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। भाई 1974 से अभी तक जितने भी कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखे गए हैं। भाई फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पावरफुल हो चुके थे, जिनमें कार्य करना आसान हो गया था। अगर हम तुलना करें पीछे की जनरेशन से तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो चुके थे और इनमें हम लोग काम अभी भी करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट काम हो जाता है। तो इनके अंदर VLSI चिप यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। फोर्थ जनरेशन में IC के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। भाई माइक्रो प्रोसेसर आप देख सकते हैं, जब आप अपना CPU खोलेंगे तो उसके अंदर आपको मदरबोर्ड पर एक प्रोसेसर रखा हुआ दिखेगा। वो बहुत पावरफुल होता है, वही सब कुछ काम कर रहा है आपके CPU के अंदर। आपका जो भी कंप्यूटर में तेज जो इतना काम हो रहा है वो सब उसी की मेहरबानी है, वो ही करता है ये सब काम, ठीक है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये अब जो नए आपके देख सकते हो मदरबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर ये मदरबोर्ड में फिट कर दिया जाता है पहले ही से। ये बहुत तेज काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारे अब लेटेस्ट जो कंप्यूटर आ रहे हैं बहुत तेज काम करते हैं। और डेटा को स्टोर करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाने लगा था। तो यहाँ पर अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होने लगा था डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब हम आगे इनको पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, बहुत डिटेल से इनको पढ़ना है क्योंकि यही सब हमारे कोर्स में है। अभी बस सिंपली नोट्स बनाते जाओ और जो भी लाइन मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई आती है उनको सिंपली आप अपनी कॉपी पर लिख लो, ठीक है। यही सब आपके नोट्स हैं और यही आपको अगर चाहे तो पेपर में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, ETC का प्रयोग होने लगा था। अब यहाँ पर एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा था, जैसे कि C है, C++ है। इन कंप्यूटर के अंदर हम इनकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, ये जो आपके वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, हो सकता है आपको परेशान कर रहे हो, लेकिन अभी केवल इनको इतना जान लीजिए यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो C++, जावा, पाइथन, इन्हीं की मदद से आप देखते होंगे वेबसाइट जो होती हैं इंटरनेट पर वो इन्हीं लैंग्वेजेस की मदद से बनती हैं। बिना इनके तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो Windows 7 लिख के आता है तब कंप्यूटर खुलता है, वो भी इन्हीं सब से बना है। तो अभी सिंपली बस इतना ही समझना है, बाद में जब ये हमारा इंक्लूड होगा चैप्टर में तब हमको पढ़ते रहेंगे। इसके बाद अगर फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो PC, सुपर कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के। भाई अब लास्ट में बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जो कि अभी से लेके अब फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर मतलब कि अब जो भविष्य काल होगा उसमें अब ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे। धीरे धीरे अभी ये एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट में इसको रखा है क्योंकि अभी इनका धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा है। आम आदमी इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये, लेकिन फ्यूचर में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI की जगह ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा और डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा। यानी कि यहाँ पर अब डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग हम लोग करने लगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क क्या होता है, डिटेल से इन सारे वर्ड्स को हमें आगे अभी पढ़ना है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। अब यहाँ पर एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज तो हमें पता है कौन सी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि आप देख सकते हैं रोबोट से हम अपनी भाषा में बात करते हैं और वो हमारी ही भाषा में हमें रिप्लाई करता है या हमारा काम कर देता है, तो यही नेचुरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वही नेचुरल लैंग्वेज और एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग इस टेक्नोलॉजी यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में होने लगा है। ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर आधारित हैं, जो अभी विकास के चरण में है, यानी कि इनका अभी डेवलपमेंट हो रहा है और इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रोबोटिक्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
तो यार इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।